जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, आज से हम हिंदी की एक श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं और हिंदी विषय जो है हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। आज से हमारा इसकी शुरुआत हो रही है। साथ ही दोस्तों, मैं अपने इस विषय को प्रारंभ करने के पहले आपसे एक जो है ज़रूरी बात साझा करना चाहूँगा कि आखिर इस विषय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य और कारण क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय जो है उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। साथ ही चाहे वे केंद्र की परीक्षाएं हों या राज्य की परीक्षाएं हों, एग्जाम्पल के लिए यदि हम चर्चा करें तो यूपी एसआई है, राजस्थान एसआई है या मध्य प्रदेश एसआई है। और मध्य प्रदेश एसआई की यदि हम बात करें दोस्तों, तो लगभग 70 नंबर जो हैं हिंदी से ही पूछे जाते हैं। 70 नंबर जो है 200 में से 70 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। ऐसे ही पटवारी की परीक्षाएं हैं, साथ ही शिक्षक वर्ग की परीक्षाएं हैं। तो ये एक प्रमुख कारण है कि दो अन्य सीरीज़ जो है हमारे चैनल में चल रही हैं, जैसे कि आप जानते हैं भूगोल, साथ ही रीजनिंग। इसके बावजूद हम हिंदी की एक सीरीज़ का प्रारंभ कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, हिंदी विषय की यदि हम पढ़ने की बात करें तो सिक्के का एक हमारा पहलू क्या है कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, और दूसरा पहलू ये है कि इसको पढ़ें तो पढ़ें कैसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न पुस्तकों में और विभिन्न जितने भी इसके पढ़ने के आयाम हैं उसमें हिंदी की सामान्यतः चर्चा स्टार्ट की जाती है हिंदी के व्याकरणिक जो है परिदृश्य के साथ, यानी कि व्याकरण वाले क्षेत्र से जो है इसको पढ़ना प्रारंभ किया जाता है। जबकि हिंदी की यदि हम चर्चा करें तो हिंदी में सर्वप्रथम होगा भाषा खंड, भाषा का क्षेत्र, साथ में फिर होगा व्याकरण खंड, और उसके बाद जो तीसरा एक पहलू होता है वह होता है हिंदी साहित्य। तो जब बात आती है प्रतियोगी परीक्षाओं की दोस्तों, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में वैसे तो सभी सेक्शन से प्रश्न आते हैं, लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि भाषा खंड और हिंदी साहित्य का जो खंड है उससे प्रश्न जो है थोड़े से कम आते हैं। तुलना में किसके? तो वह तुलना व्याकरण खंड के। यह एक प्रमुख कारण है कि व्याकरण खंड पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, आज जो हम हिंदी विषय का प्रारंभ कर रहे हैं यह हम भाषा खंड के साथ करेंगे, यानी हम समझेंगे कि हिंदी का विकास, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का उद्भव कैसे कैसे हुआ। और उसी श्रृंखला के साथ पहले हम प्रारंभ, हालांकि मैं आपको पहले ही सूचित कर दूं कि यह थोड़ा सा हो सकता है कि जटिल लगे आपको, क्योंकि व्याकरण खंड में थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा रोचक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चर्चा करते हैं वहाँ पे संधि की, संज्ञा की, सर्वनाम की या रस की, छंद की, अलंकार की, तो वहाँ से प्रश्न भी बनते हैं और रोचक भी होता है ना। लेकिन आजकल जब से ये ऑनलाइन परीक्षाएं होने लगी हैं तब से भाषा खंड से भी निरंतर प्रश्न उठ रहे हैं। और यह एक प्रमुख कारण है कि जब हमने सोचा कि इसको शुरुआत करते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, तो हमने ये चाहा कि भाई शुरुआत एकदम बेसिक से की जाए। और यही कारण है कि आज हम जो आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आए हैं वह है हिंदी की उत्पत्ति और हिंदी के विकास के अंतर्गत भाषा और उसका स्वरूप। तो आइए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं भाषा और उसके स्वरूप के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और यह कथन अरस्तु जी का भी है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी से तात्पर्य दोस्तों कि वह समाज में रहता है, उसका विकास चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, वह समाज में ही होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा है। अर्थात चूंकि मनुष्य समाज में रह रहा है और स्वाभाविक सी बात है कि समाज में मनुष्य जो है वह सामाजिक बंधनों में है, समाज है पूरा का पूरा। और उस समाज में जब दो लोग हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं, तो जब वो परस्पर विचार विनिमय करते हैं तो जिस साधन का प्रयोग करते हैं, जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं अपने विचार विनिमय एक दूसरे से करने हेतु, वह कहलाता है भाषा। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो गई कि मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, किसके लिए दोस्तों? तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि भाषा क्या है? तो भाषा दोस्तों एक माध्यम है, भाषा एक साधन है ना। चलें, ठीक है, तो ये हुई इसकी परिभाषा। साथ ही अगर हम बात करें कि यहाँ से परीक्षा उपयोगी क्या प्रश्न हो सकता है, तो यहाँ से हमारा एक प्रश्न ये हो सकता है कि भाई यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यह कथन है अरस्तु का। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, तो हम पाएंगे कि भाई जब बात आ रही है भाषा की कि यह जो माध्यम है वह भाषा है, तो इस भाषा शब्द से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों हम उनकी चर्चा करते हैं। यदि हम बात करें भाषा शब्द से बनने वाले प्रश्नों की दोस्तों, तो भाषा शब्द से सबसे पहला प्रश्न यह है कि भाई भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के भाष धातु से।
यह प्रश्न पूछा गया है, साथ ही यह महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट जरूर करते जाइएगा। क्या है कि नोट्स हमारे पास सिस्टमेटिक होने बहुत आवश्यक हैं। तो बात की जाए यदि भाषा की उत्पत्ति की, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष धातु से, जो कि किस भाषा का है, तो संस्कृत भाषा का है। साथ ही यदि हम बात करें इसके अर्थ की दोस्तों, कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, बोलना या कहना। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह वाणी जो हम व्यक्त करते हैं या हम जो बोलते हैं या जो हम कह रहे होते हैं, वही भाषा का शाब्दिक अर्थ है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि हम इस सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से भाषा की परिभाषा है, जिससे कुछ विशेष प्रश्न नहीं आने वाले हैं। प्रश्न बनते हैं भाषा के उत्पत्ति और भाषा के या भाषा शब्द के शाब्दिक अर्थ से। अब दोस्तों इसी कड़ी में यदि हम थोड़ा और आगे जाएं, तो हम देखते हैं एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोटे तौर पर या सामान्यतः हम भाषा को कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न पुस्तकों में भी और सामान्यतः जो हम समझते हैं जितना, भाषा को हम मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। हालांकि इसके अलावा एक और भाषा है, एक और इसका टाइप है, एक और इसका वर्गीकरण है, वह है सांकेतिक भाषा। इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, होनी तो यहीं पर चाहिए, लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि भाई भाषा के जो रूप हैं, भाषा के जो रूप हैं प्रत्येक देश में, वो कितने हैं और कितने अपनाए गए हैं। तो यदि हम बात करें भाषा के रूप प्रत्येक देश में दोस्तों, तो मुख्यतः 3 हैं। पहला बोली, दूसरा मानक भाषा और तीसरी है राष्ट्रभाषा। यदि हम चर्चा करें इनके बारे में कि हम इनको अभी पढ़ने वाले हैं या नहीं, तो मैं आपको सूचित कर दूं कि भाषा की जो बोली है या जो मानक भाषा है, ये जो राष्ट्रभाषा है या राष्ट्रभाषा या राजभाषा, इन सभी को हम सिस्टमेटिक तरीके से अपनी आगे आने वाली क्लासेस में अध्ययन करने वाले हैं। क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे इनका हम। साथ ही हम जब देखेंगे कि हिंदी भाषा, दरअसल में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास के अंतर्गत पहला पॉइंट अभी चल रहा है भाषा और उसका स्वरूप। तो यदि हम बात करें हिंदी भाषा, उसके साथ में भाषा जुड़ा हुआ है। अब हिंदी भाषा जो है, उसके पहले हमें यह जानना जरूरी था कि भाई भाषा क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है, और प्रत्येक देशों में भाषा के स्वरूप को किस प्रकार से अपनाया गया है। सामान्यतः कितने टाइप हमें देखने मिल रहे हैं प्रत्येक देश में। तो यदि हम बात करें प्रत्येक देश में, तो कितने हैं दोस्तों, 3। अब इनका अध्ययन हम सिस्टमेटिक तरीके से आगे करेंगे। कैसे करेंगे, तो जैसे हमने पढ़ा कि हिंदी भाषा का संवैधानिक परिदृश्य जब हम पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा। मुझे पूरा यकीन है आपके अंतर्मन में भी ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि यदि हम बोली देख रहे हैं या मानक भाषा देख रहे हैं या राष्ट्रभाषा देख रहे हैं, तो हमें इसके विषय में पूरी डिटेल पता चल जाए। निश्चित तौर पर अभी हम जो है इसकी एक रूपरेखा बना रहे हैं और आगे आने वाली क्लासेस में हम इसको डेप्थ के साथ कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम बात करें बोली की, तो बोली क्या है, बोली की यदि हम चर्चा करें दोस्तों, तो बोली दरअसल में एक क्षेत्रीय भाषा है। बोली जो है वह एक क्षेत्रीय भाषा है जो साधारण जनता द्वारा घरों में या एक क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाती है। जो बोली होती है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो साधारण जनमानस में एक क्षेत्र विशेष में इसका प्रयोग किया जाता है। और ऐसी जो प्रणाली है जिसका प्रयोग किया जा रहा है एक क्षेत्र विशेष में, वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है बोली। ठीक है दोस्तों, तो ये क्षेत्र कैसा हो सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि यह क्षेत्र बहुत ही विशद या बहुत ही व्यापक हो। एक क्षेत्र विशेष है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 20 से 25 किलोमीटर जाने पर आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, आपको चेंजेस देखने मिल ही जाएगी, चाहे बोली में हो, भाषा में हो, विभाषा में हो, ये परिवर्तन हमें देखने मिलते हैं। तो हमने बोली को देखा कि बोली क्या है भाई, तो हम बोली को कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, तो इसका एक उदाहरण है जैसे भोजपुरी, जैसे अवधी, जैसे बुंदेलखंडी, जैसे बघेलखंडी। तो ये क्या है, तो ये है बोलियां। अब हम बात करते हैं मानक भाषा की। यदि हम बात करें मानक भाषा की, तो मानक भाषा को ही अंग्रेजी लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। साथ ही इसे अन्य किस किस नामों से जाना जाता है, तो इसे आदर्श भाषा, परिनिश्चित भाषा या टकसाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है। आप इन्हें नोट करते जाइएगा। ये जो जितने भी ये पॉइंट हैं, जितने भी ये फैक्ट हैं, विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो हमारा उत्पत्ति, अर्थ, इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे मानक भाषा के जो अन्य नाम हैं, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दरअसल में होता क्या है कि प्रश्न आपको कुछ इस हिसाब से दे देगा कि टकसाली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो ऐसे समय में दोस्तों हम फंस जाएंगे अगर हमने उसे एक नज़र नहीं देखा होगा। तो आप अपने नोट्स में इसे ऐड करते जाइएगा, है ना, कि मानक भाषा जो है वही आदर्श भाषा है, वही परिनिष्ठित भाषा है, वही टकसाली भाषा है। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसका उपयोग क्या है।
ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि कहाँ पर ये यूज़ की जा रही है, प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है, जैसे हमने बोली में देखा कि बोली कैसी है, साधारण जनमानस द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाली जो शैली है, जो प्रणाली है, वह बोली कहला जा रही है ना, उसे ही हम बोली कह रहे हैं। ठीक ऐसे ही मानक भाषा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसका प्रयोग हम करते हैं पत्रकारिता में, साहित्य में, शिक्षा में, और शिक्षा के साथ साथ ही राज कार्य की जो भी भाषा है उसे भी हम मानक भाषा कहते हैं। अच्छा, इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो हम आगे आने वाली क्लासेस में करने वाले हैं। अभी तो हम एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि हम क्या क्या आगे कैसे कैसे अध्ययन करने वाले हैं, और यह कौन सा खंड चल रहा है हमारा, तो भाषा खंड। अब हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा जो होती है दोस्तों, वह दरअसल में किसी एक देश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। कौन? राष्ट्रभाषा। यदि बात की जाए भारत की, तो क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? तो व्यवहारिक तौर पर तो दोस्तों भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन यदि हम बात करें संवैधानिक तौर पर, तो संविधान में कहीं पर भी भारत के लिए भारत की हिंदी या भारत में या भारतीय लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पर कहीं पर भी उल्लेखित नहीं किया गया है संविधान में दोस्तों। दरअसल में संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 के अंतर्गत यह उल्लेखित किया गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा और उसकी लिपि देवनागरी है या होगी, है ना, इसका ऐसा उल्लेख किया गया है। अर्थात मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि भारत की क्या कोई राष्ट्रभाषा है? तो नहीं। जबकि राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी एक देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जो विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बन देश की भावात्मक एकता में सहायक होती है। जो देश की जो एक भावात्मक एकता होगी एक विस्तृत क्षेत्र में, जबकि हम बोली के लिए क्या कह रहे थे? किसी एक क्षेत्र विशेष में। तो ये दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर हमें देखने मिला। अब जब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा की, तो हम आगे जैसे ही हम आगे हिंदी का संवैधानिक परिदृश्य देखेंगे तो हमारे और भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वहाँ पर होगी। जो तथ्यात्मक पकड़ है हम वो भी वहाँ पर देखेंगे, और जो उसका एक हम ये कहें कि भाई उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसकी संकल्पनात्मक चीज़ें क्या होंगी, तो उनकी चर्चा भी हम वहाँ पर करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें कि भाई अब इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, तो दोस्तों इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि मानक भाषा के आपको जो है अन्य नाम आपको नोट करने हैं, उसके उपयोग नोट करने, और साथ ही साथ में बात करें यदि हम राष्ट्रभाषा की, तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर मेंशन करना है कि भाई राष्ट्रभाषा जो है किसी एक देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, और महत्वपूर्ण चीज विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन होती है। अगली बात इसी कड़ी में यदि हम दोस्तों देखें तो वो ये है कि भाई राष्ट्रभाषा भारत में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि व्यवहारिक तौर पर हम देख रहे हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन संवैधानिक तौर पर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, वह हमारी राजभाषा है। और इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, यह है आर्टिकल 343 में कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इसे कब अपनाया गया दोस्तों, तो यह तिथि भी आप नोट कर लीजिएगा। तिथि है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर। ठीक है दोस्तों, और यही कारण है कि इस दिन हम हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि जो वर्गीकरण किया गया है, भाषा का जो वर्गीकरण है मोटे तौर पर, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए इतने हिस्से का, इसे नोट कीजिए बढ़िया से, और फिर इसके बाद हम अगली कड़ी में प्रस्तुत करते हैं आपके सामने भाषा के जो वर्गीकरण है, मौखिक, है ना, फिर दूसरा यदि हम बात करें तो मौखिक के बाद लिखित, लिखित के बाद सांकेतिक, तो उसकी हम अभी चर्चा करते हैं। आप इसका जब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भाषा के मोटे तौर पर रूप का, कि भाई भाषा को हम मोटे तौर पर कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जैसा कि साधारणतः पुस्तकों में भी देखने मिल रहा है, और अनेकों हिंदी के विद्वानों का यह मत है, उनका यह मानना है कि भाषा को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मौखिक भाषा को ही कथित भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मौखिक को ही कहा जाता है कथित भाषा, कथित। ठीक है, अच्छा हम इसके विषय में थोड़ा और आगे अध्ययन करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक सूचित कर दूं एक छोटी सी जानकारी। एमपी एसआई और राजस्थान एसआई ने लगातार इसको 2 बार पूछा हुआ है कि भाषा को मोटे तौर पर हम निम्नलिखित में से कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका आंसर 3, उन्होंने जो आयोग ने जो सही किया हुआ है वह 3 है, जबकि विभिन्न पुस्तकें इसके विषय में जानकारी हमें देती हैं कि भाई कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 2।
दरअसल में यहाँ पर हम थोड़ा सा, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि यहाँ पर हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि हम पुस्तक पढ़ कर के ही जाएंगे, विद्यार्थी हो या शिक्षक दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है कि वे पुस्तकों से ही अध्ययन करते हैं, है ना। और स्वाध्यायी जो व्यक्ति है, जो भी विद्यार्थी है या मान लीजिए शिक्षक है, उनके साथ ये समस्या निश्चित तौर पर हो सकती है कि जब वे पुस्तकों में पढ़ते हैं कि 2 और वह आंसर वहाँ पर 2 लगा करके आएंगे, और फिर अंत में एक बात रह जाएगी मन में कि भाई हमने तो उस फला फला पुस्तक में ये डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, यह आंकड़ा हमने वहाँ से जो है पढ़ा हुआ है। जबकि दोस्तों आप समझिएगा बात को, हमारी लड़ाई इससे बिल्कुल नहीं है कि हमने क्या पढ़ा है, पुस्तक में क्या दिया है क्या नहीं दिया है। हमारी जो लड़ाई है वो है कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं तो हमारे वहाँ से अंक अर्जित होने चाहिए। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण आपका डाटा है, आप इसे नोट करिएगा कि भाषा के मोटे तौर पर कितने प्रकार हैं। तो मोटे तौर पर भाषा को 3 भागों में या 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से पहला है मौखिक, जिसे हम कथित भाषा कह सकते हैं। दूसरा है दोस्तों लिखित भाषा, और तीसरे नंबर पर है एक और अन्य सांकेतिक भाषा। चलिए तो हम इनके विषय में थोड़ा सा जानकारी कवर करते हैं कि क्या होती है मौखिक, क्या है लिखित और क्या है सांकेतिक। यदि हम बात करें मौखिक भाषा की दोस्तों, तो मौखिक भाषा को ही एक प्रश्न पूछा गया है कि मूल भाषा कौन है निम्नलिखित में से। तो मौखिक को ही मूल भाषा की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है, आइए उसे हम देखते हैं। तो दरअसल में होता क्या है दोस्तों कि जब बच्चा जन्म लेता है बाल्यावस्था में, तो वह सबसे पहले जो भाषा सीखता है वह भाषा है उसकी मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा को ही क्या कहा गया है, मूल भाषा। आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर यदि हम बात करते हैं कि इस भाषा में होता क्या है, भाषा की इस प्रणाली में दरअसल में होता क्या है, तो मौखिक वह है, जैसा कि हम जानते हैं, हम बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि वह भाषा जिसमें हम अपने जो भी विचार हैं, जब हम वह दूसरे व्यक्ति से कुछ भी यदि हम साझा करते हैं तो हम बोल कर करते हैं। तो वह कौन सी भाषा हो गई, यानी कि हम अपनी मानसिक अभिव्यक्ति को बोलकर दूसरे से साझा करते हैं। वह अभिव्यक्ति या वह बोलकर की जाने वाली जो है, जो भी हमारा संचार है, जो भी माध्यम था, वह कौन कहलाएगी, हमारी तो मौखिक भाषा। और इसे ही हम कहते हैं कथित भाषा। यह कैसी है, इसे ही मूल भाषा कहा जाता है। साथ ही दोस्तों अब यदि हम बात करें लिखित की, तो लिखित में हम क्या देखेंगे कि वह प्रणाली या वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें हम ध्वनि संकेतों को लिखकर, यहाँ पे हमने क्या देखा, बोलकर, मौखिक है तो बोलकर, अब लिखित है तो लिखकर हम सामने वाले से जो है क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वह कहलाती है हमारी लिखित भाषा। तो हमने अभी 2 देखा कि मौखिक क्या है, लिखित क्या है। यदि बात करें दोस्तों हम सांकेतिक की, तो देखिए यहाँ पर बातें संकेतों के माध्यम से होती है। एग्जाम्पल के लिए आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। यदि हम बात करें, हमने बोला, अब जैसे हम और आप संवाद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, दरअसल में संवाद तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अगर आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं अभी कैसे कर रहा हूँ, मौखिक, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वह मौखिक भाषा है। जो ये है आपके सामने प्रदर्शित है, यह लिखित हो चुकी है कि मैंने अपने अभिव्यक्तियों को आपके सामने लिख करके दे दिया। अब बात आती है सांकेतिक, ठीक है। तो संकेतों के लिए दोस्तों अगर अब हम बात करें तो हम इशारों में कुछ बातें करें, कुछ भी बातें, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी तो ये ऑनलाइन माध्यम में क्लास है, यदि ऑफलाइन क्लास की बात करें, 2 विद्यार्थी हैं वो बाहर जाना चाह रहे हैं, तो अब वो एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि चलें बाहर, तो मतलब बात हो गई, इशारों में, संकेतों ही संकेतों में उनकी बातें पूरी हो चुकी हैं। आंखों से इशारा हो गया कि चलें बाहर चलें, तो वो सांकेतिक, तो वो कौन सी भाषा हो गई, सांकेतिक भाषा। तो ये तीनों में जो अंतर है वो आपने भी पाया। अब बात ये आती है कि प्रश्न कैसे उठने वाले हैं। तो सांकेतिक से बहुत कोई खास प्रश्न नहीं है। सांकेतिक बस आप ये मान करके चलिए कि कुछ विद्यार्थियों के 1 आध नंबर पीछे करने और 1 आध नंबर कुछ के आगे करने में ही योगदान देने वाला है। इसके अलावा इससे कोई परिभाषा और कोई अन्य प्रश्न नहीं बने हैं। तो वो कैसा हो सकता है कि भाषा को मोटे तौर पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3, बस बात खत्म। अब यहाँ से सांकेतिक का काम खत्म। अब हमारी लड़ाई है जो मौखिक और लिखित के बीच में हमें अंतर देखना है, ठीक है। तो मौखिक की यदि हम बात करें तो मौखिक में हमें देखने मिला मूल भाषा, बोलकर। लिखित में क्या मिला, तो लिखित में ध्वनि चिन्हों को लिखकर, ध्वनि संकेतों को लिखकर प्रेजेंट करना। अगली बात, मौखिक जो होती है दोस्तों वह अस्थायी है, लिखित जो है वह स्थायी है। अभी मैंने 10 मिनट पहले क्या बोला, बातें गई, वो तो रिकॉर्डेड है तो ठीक है, वरना अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो फिर वो चीज़ आपकी कैसी हो गई, अस्थायी हो गई, ठीक है। अब यदि हम बात करें लिखित की, तो लिखित में हमारे अगर हमने कोई एक कागज़ में लिख दिया है तो भाई अब वो स्थिर हो गया है, स्थायी है। अच्छा, अब जो चीज़ स्थायी है उसमें क्या होगा दोस्तों, तो जो चीज़ स्थायी है उसे समाज आने वाली पीढ़ी को सौंपता है। अब यदि हम बात करें कि इसमें क्या है, तो मौखिक में, तो मौखिक में आप पाएंगे कि मौखिक जो भाषा है वो सामाजिक वातावरण से स्वतः प्राप्त हो जाती है। मौखिक भाषा सामाजिक वातावरण से स्वतः प्राप्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वातावरण का प्रभाव, बालक पर समाज का प्रभाव, या एक वैसे वातावरण का, जनरली जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे जो भी छोटे बच्चे हैं या हम हैं, हम एक अच्छे परिवेश में रहें। तो उसका एक कारण यह है क्योंकि
वह मौखिक भाषा है ना, वो हमें स्वतः आ जाएगी। उस पर किसका प्रभाव पड़ेगा, तो सामाजिक वातावरण से वो हमें प्राप्त होती है। अच्छा, दूसरी बात यदि हम बात करें कि लिखित भाषा में क्या है, तो लिखित भाषा वह भाषा जो समाज में या समाज आने वाली पीढ़ी को सौंपता है। अगली बात दोस्तों, अच्छा थोड़ा और यदि हम इसे देखें आगे, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो ये है कि भाई लिखित भाषा के लिए आपको एक लिपि की आवश्यकता होती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो राजभाषा है हिंदी, आर्टिकल 343 में दिया गया है कि हिंदी लिपि कौन सी है साथ में, ये तो हमारी होगी भाषा, तो लिपि है हमारी देवनागरी। अच्छा, लिपि क्या होती है दोस्तों, तो लिपि दरअसल में है लिखने का ढंग, कि अगर आप अपनी हिंदी को है तो हिंदी को आप जिस ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस ढंग से आप जिस हिसाब से अक्षरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपका एक पैटर्न है, एक प्रारूप है लिखने का, वह कहलाती है लिपि। और हमने कौन सी लिपि अपनाई है, देवनागरी। देवनागरी में होता क्या है दोस्तों, तो हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। कोई भी कुछ भी चीज़ यदि हम लिख रहे हैं तो हम कैसा लिखेंगे, बाएं से दाएं की ओर। अच्छा, इसमें यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें लिपि के विषय में, तो लिपि और देवनागरी की चर्चा हम एक अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे। अच्छा, हम थोड़ा और आगे देखते हैं, तो बात यह आती है भाई कि एक अन्य तथ्य और बचा हुआ है लिखित का, कि लिखित को हम कभी भी देखा या पढ़ा जा सकता है। लिखित जो भी चीज़ें हैं उसको हम कभी भी देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मौखिक से। एक प्रश्न और बना है दोस्तों, बोलना और सुनना। ठीक है, तो मौखिक के विषय में प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को या किस भाषा में हम बोलते और सुनते हैं, तो वह कौन सी हो गई। बोलना और सुनना दोनों होता है दोस्तों मौखिक में। लिखित में ऐसा नहीं है, हम लिखित में तो भाई देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आप, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, आप फैक्टों को नोट करते जाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की प्रणाली है, भाषा की पद्धति है, भाषा है, निम्नलिखित में से कौन है वह भाषा जिसमें हम देखते और पढ़ते हैं। तो देखते पढ़ते हैं हम लिखित में, हम ऐसे देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। यदि हम बात करें बोलना और सुनना, तो वह किस में होगा, मौखिक में। और सांकेतिक का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यह 1 नंबर बढ़ाने या 1 नंबर घटाने के लिए आएगा। इसके बाद दोस्तों, अब इसी कड़ी में यदि हम आगे बढ़ें, तो अब अगली चर्चा जो हमारी होने वाली है, तो मैं उसके पहले आपको थोड़ा सा पिछला रिकॉल करा दूं कि हमने सबसे पहले क्या देखा। तो हमने सबसे पहले देखा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो कि किसने कहा, अरस्तू जी ने कहा। और फिर उस समाज के थ्रू हमने एक परिभाषा बनाते हुए कि मानसिक अपने जो भी विचार है, जो भी अभिव्यक्ति है, उसको या विचार विनिमय के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिस साधन का प्रयोग करते हैं, वह भाषा है। फिर हमने देखा कि भाई क्या भाषा शब्द की उत्पत्ति और भाषा का अर्थ हमने पकड़ा। फिर इसके बाद जो थर्ड है हमारा, तो हमने देखा कि प्रत्येक देश में भाषा कितने प्रकार से अपनाई गई है, तो वह है 3। पहली बोली, दूसरी मानक भाषा और तीसरी उनकी एक राष्ट्रभाषा हो सकती है। और फिर हमने वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करी कि राष्ट्रभाषा हिंदी की जो है हमारे भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, वह हमारे हिंदी को जो है आर्टिकल 343 में राजभाषा के तौर पर दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा। अगली बात यदि हमने की दोस्तों, तो वह है भाषा को मोटे तौर पर कितने भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर हम भाषा को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है हमारा कौन सा, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब दोस्तों यहाँ हमारा भाषा खंड की जो हमारी जो प्रारंभ है हिंदी भाषा का विकास, उसकी उत्पत्ति और उसके उद्भव की, तो हमारी एक रूपरेखा तैयार हो रही है। दरअसल में अभी हम हिंदी तक नहीं पहुँचे हैं, अभी तो हम संस्कृत या आर्य भाषाओं पर भी अभी हम नहीं गए हैं। अभी हम सिर्फ भाषा के स्वरूप को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं। अब यह एक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कि भाषा कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। MPSI और राजस्थान SI ने दोनों ने पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे, और डेप्थ से जो प्रश्न उठ रहे हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके टीचर टेस्ट जो TET वगैरह होता है ना, चाहे वो UP टेट हो, चाहे वो CG टेट हो, चाहे टीचर वाले हों, चाहे पटवारी की परीक्षाएं हों, या SI वगैरह, या अन्य कोई और परीक्षाएं जो भी केंद्र या राज्य लेवल की हों, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगली बात दोस्तों, हम करने वाले हैं भाषा संबंधी विशेषताओं की। इनसे भी कुछ प्रश्न देखने मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें प्रश्न कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं पहले ही। आपके सामने ऑप्शन होगा और प्रश्न होगा भाषा निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन, सामाजिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु जी का कथन, और हमारी जो शुरुआत हुई क्लास की, वहीं से इसका आंसर हमारे हाथ में है कि भाई भाषा क्या है, तो भाषा सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, भाषा पैतृक नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। भाषा व्यक्तिगत नहीं है, भाषा कैसी है, तो भाषा सामाजिक संपत्ति। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपी बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। अगली बात, भाषा कैसी संपत्ति है, एक और इसका आंसर है अर्जित संपत्ति है।
भाषा अर्जित संपत्ति। आपने नोट करते जाइएगा कि भाई भाषा हमारी सामाजिक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। पैतृक का मतलब जो हमारी पुश्तैनी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, है ना, कि बोले चाहे वो घर है, ज़मीन है, जायदाद है, खेती है या XYZ कुछ भी चीज़ें, वो सब पैतृक के अंतर्गत आ गई। लेकिन भाषा पैतृक नहीं है, भाषा तो सामाजिक संपत्ति है। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला एक और प्रश्न है कि भाषा सतत प्रवाहमयी होती है या गत्यात्मक होती है, अर्थात हमेशा गति होती है इसमें भाषा में। यह भाषा कैसी होती है? तो सतत प्रवाहमयी। इसके लिए एक उपमा दिया गया है, इसे नदी की उपमा प्रदान की गई है ना, कि नदी, या एक एग्जाम्पल के लिए यदि हम नदी को देखें कि नदी दरअसल में करती क्या है दोस्तों, तो नदी पर्वत, पठार, है ना, या पहाड़ी, ऐसे ऊंचे सेक्शन, ऊंचे क्षेत्रों से जो है क्या होता है, उद्गमित होती है और उसके बाद वह निरंतर प्रवाहित होते रहती है और निरंतर प्रवाहित होते हुए वह मैदानी क्षेत्रों में से प्रवेश करते हुए और अंततः वह अपने या तो किसी अन्य नदी में मिल जाती है या फिर किसी खाड़ी वगैरह में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि वह, अच्छा आप स्वयं सोचिए, पर्वत है, पठार है, पहाड़ी है और मैदान है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा जटिल क्या लग रहा है? अच्छा जटिल को छोड़िए, चलिए आप ये समझिए कि सरल क्या है इसमें सबसे ज़्यादा। तो निश्चित तौर पर सरल है इसमें मैदान, कि भाई मैदान में क्या कठिनाई है, मैदान कौन सा दुर्गम है, कोई दुर्गम रास्ता नहीं, मैदान तो सपाट है, तो मैदान एकदम आसान चीज हो गई। और जटिल क्या हो गया, जटिल यानी कठिन क्या हो गया, जहां से उसका उद्गम हुआ है नदी का, ठीक है। वैसे ही दोस्तों यदि हम बात करें भाषा की, तो भाषा सतत प्रवाहमयी है। उपमा नदी से इसलिए दी गई है क्योंकि भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है, भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत क्या है, संयोगावस्था है या वियोगावस्था है। हिंदी क्या है, संयोगावस्था है या वियोगावस्था है। संयोगा क्या है, वियोगावस्था क्या है, इसकी चर्चा मैं आपको अगली वीडियो में करूंगा। और मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, जब मैंने आपको बोली, मानक भाषा और राष्ट्रभाषा या राजभाषा के विषय में मैंने बताया कि भाई अभी तो हम एक मोटे तौर पर रूपरेखा यहाँ पर बना रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में हम इसके विषय में डेप्थ से अध्ययन करेंगे, है ना। तो देखिए यदि हम बात करें संयोगावस्था, अभी तो फिलहाल मैं आपको याद भी करा देता हूँ, तो सा से संस्कृत और सा से संयोगावस्था। संस्कृत क्या है, संयोगावस्था है। अच्छा वियोगावस्था में कौन, हिंदी। हिंदी कैसी है, वियोगावस्था। अब बात को आप समझिएगा, जटिलता से सरलता की ओर, कठिनता से आसानी की ओर, सरलता की ओर। यह एक प्रश्न है, जटिलता से सरलता, आपको सीधा एक प्रश्न मिल जाएगा कि भाई भाषा की प्रकृति कैसी है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा कि कठिन से सरल की ओर जाती है वो, हमेशा, निश्चित सी बात है ये, ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। संयोगावस्था वियोगावस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक इंपॉर्टेंट चीज की भाषा कैसी है, तो भाषा सदैव सतत प्रवाहमयी रहती है, सदैव गत्यात्मक रहती है, सदैव उसमें गति रहती है। अगला एक इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, परिवर्तनशील। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है परिवर्तनशील। भाषा की प्रकृति कैसी है, तो भाषा की प्रकृति परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का तात्पर्य क्या है, ये हमें अभी जस्ट इसके पहले वाले जो फैक्ट है ना, कौन, सतत प्रवाहमयी, इसमें ही हमें मिल चुका है। कैसे, उसको आप समझिएगा। भाई यदि परिवर्तनशील नहीं हो, मैं पहले आपको इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेकर के जाता हूँ कि यदि वो, मान लीजिए अगर परिवर्तनशील, अगर यदि आप कहते हैं कि भाई भाषा परिवर्तनशील नहीं है, तो अगर भाषा परिवर्तनशील नहीं है या नहीं होती परिवर्तनशील, अगर परिवर्तन उसमें नहीं हो पाता, वैसे तो हम सभी जानते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होता ही है और होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो आज भी हम हिंदी की जगह पे संस्कृत को ही अपना रहे होते। विचार विनिमय में जो हमारा जो माध्यम होता वो हमारा संस्कृत ही होता, क्योंकि वो परिवर्तनशील यदि नहीं है। अच्छा यदि संस्कृत से हिंदी की यात्रा हुई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई आदिकाल में या ऋग वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में हम देखें या वैदिक साहित्य में हम देखें, तो हम पाते हैं कि संस्कृत उस दौरान संस्कृत मुख्य भाषा थी। तो अगर संस्कृत से हम हिंदी की ओर गए हुए हैं तो निश्चित सी बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं परिवर्तन तो हुआ है। तो हम पाते हैं कि भाषा कैसी है, तो भाषा की प्रकृति परिवर्तनशील है। अगली बात, अच्छा ये आपका एक ऑप्शन में होगा, ये प्रश्न होंगे। अगला है ध्वनिमय है, प्रतीकात्मक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों अब हमारा अंतिम बिंदु, भाषा की या भाषा संबंधी विशेषताओं का अंतिम बिंदु की ओर अब हम जा रहे हैं और इस क्लास का अब हम अंत की ओर जा रहे हैं। इसके बाद की क्लासें आगे रहेंगी। तो यदि हम बात करें इसका लास्ट फैक्ट क्या है, तो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक सीमाएं, यानी कि एक प्रश्न बनता है कि क्या भाषा की कुछ सीमाएं हैं। तो हाँ भाई सीमाएं हैं। कैसी सीमाएं हैं, भौगोलिक सीमाएं भी हैं, सांस्कृतिक सीमाएं भी हैं और राजनीतिक तो आप सब अच्छे से समझते ही हैं ना। तो हमारा जो प्रश्न होगा, देखिए क्षेत्रीय का मतलब है भौगोलिक, कि भाई हाँ भौगोलिक सीमाएं इसकी हैं।
एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या एक विशेष क्षेत्र पे एक अलग भाषा हो सकती है, और उसके बाद यदि हम बात करें किसी दूसरे क्षेत्र पे, किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की, तो वहाँ पर भी दूसरी भाषा हो सकती है। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भौगोलिक सीमाएं इनकी होती हैं। ठीक है, अच्छा, यदि हम बात करें सांस्कृतिक सीमाओं की दोस्तों, तो हाँ, सांस्कृतिक सीमाएं भी होती हैं भाषाओं की, यानी कि अंततः हम एक बिंदु निकाल सकते हैं इसकी विशेषता संबंधी जो एक पॉइंट होगा वो यह कि क्या भाषा की कुछ सीमाएं होती हैं। तो निश्चित तौर पर भाषा की सीमाएं होती हैं, और वे सीमाएं कौन सी हैं? तो पहली क्षेत्रीय और दूसरी सांस्कृतिक, या तो क्षेत्रीय या तो भौगोलिक। अब बात करते हैं दोस्तों यदि हम सांस्कृतिक सीमाओं की, तो सांस्कृतिक सीमाओं में आप एक फैक्ट नोट कर लीजिएगा कि भाई सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा का भी विकास और पतन जुड़ा हुआ होता है। ये जो ऐड का चिन्ह है, यदि आपको नीचे नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसे नोट करते जाइएगा कि भाई सांस्कृतिक विकास और पतन किसी भी क्षेत्र विशेष के, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास के साथ भाषा का भी विकास होता है, और उसके पतन के साथ भाषा का भी पतन होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें, चाहे हम वैदिक सभ्यता ले लें या बीच में विदेशी जो भी आक्रमण वगैरह हुए उस समय पे भी यदि हम देखें, तो बीच में हमारी जो है भाषाएं दरअसल में परिवर्तित कैसे हुई, कैसे इनमें परिवर्तन आया, कैसे हम संस्कृत से हिंदी तक आए, इसकी चर्चा तो हम आगे करने ही वाले हैं। लेकिन एक मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे सांस्कृतिक उत्थान होगा या सांस्कृतिक विकास होगा, ठीक है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का, तो निश्चित तौर पर भाषा का भी वहाँ पर विकास होगा। और यदि उस क्षेत्र का, उस भौगोलिक या उस क्षेत्रीय विशेष का या सांस्कृतिक जो पतन है यदि वह होगा, तो निश्चित तौर पर भाषा का भी पतन दोस्तों होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आज समझा भाषा और उसके स्वरूप के बारे में। अगले लेक्चर में दोस्तों हम चर्चा करेंगे भाषा जो हमने अपनाई हुई है हिंदी भाषा, वह किस परिवार की है। जैसे उदाहरण के लिए विश्व की 3000 भाषाओं में से एक भाषा है, 3000 दरअसल में 7 या 10,000 डाटा मिलता है, लेकिन मुख्य तौर पर विश्व में 3000 भाषाएं हैं मुख्य तौर पर, और उन 3000 में से जो एक है हमारी हिंदी, वह भारोपीय परिवार की है। ठीक है, भारत और यूरोपीय परिवार की। अब दरअसल में हुआ क्या दोस्तों कि जो 3000 या मान लीजिए अगर आप 10,000 से भी सहमत हैं, वैसे तो भाषाओं की गिनती नहीं है, गणना नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर 3000 है। तो उन 3000 को मुख्य तौर पर भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऐसे 13 भाषा परिवार हैं, और उन भाषा परिवार में से एक है हमारा भारोपीय भाषा परिवार। उस भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी आती है। वहाँ से हमारा जो है मतलब हिंदी तो नहीं, लेकिन हाँ हिंदी संबद्ध है उससे। वहाँ से हमारी आर्य भाषा निकल करके आती है, और फिर ये यात्रा आगे बढ़ती है आर्य संस्कृत, संस्कृत से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, और ऐसे होते होते अपभ्रंश, अवहट्ट और अंततः हिंदी की ओर हम जाते हैं। तो इसकी चर्चा दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।